अस्सलाम वालेकुम जी। वकास अजीज़ ऑफिशियल में खुश आमदीद कहता हूँ। यकीनन एक बैड डे है पाकिस्तान की जर्नलिज्म के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से। सारा दिन इंटरनेशनल मीडिया को, नेशनल मीडिया को, और गुज़िश्ता रात से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। जब 2:45 बजे के करीब ये ख़बर इन हुई और उसके बाद से मुसलसल फॉलो अप में देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करूँगा अरशद शरीफ भाई की फ़ैमिली से, उनके बच्चों से, उनकी वालिदा से। उनकी वालिदा का जो मैसेज है वो दिल दहला देने वाला है, रूह कांप उठी है। और यहाँ मुझे अपनी मिसाल तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन ऐसा ही है। इस मुल्क में अगर आप बोलते हैं तो आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, या आप खामोश हो जाएं या कब्र का चुनाव कर लें, किसी अंधी गोली का शिकार हो जाएं। और अरशद शरीफ भाई उसी अंधी गोली का शिकार हुए हैं। बहुत से व्लॉग्स हो रहे हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं, नेशनल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है कि वो कीनिया क्यों गए, उन्हें अपनी लोकेशन क्यों छुपा के रखना चाहते थे। आसमा जी जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि उन्हें जब इनवाइट किया गया कि वो स्काइप कॉल के ज़रिए जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए उसमें शिरकत करें, उसका एक फ़ेज़ है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को जो मुश्किलात हैं, जो मसाइब से गुज़र रहे हैं, वो एक सेशन था उसमें, तो उन्होंने माज़रत कर ली क्योंकि वो अपनी लोकेशन शो नहीं करना चाह रहे थे। इसी तरह अगर बात की जाए तो कीनियन जो पुलिस है, वो तो कोई और बयान और मामलात सामने आ रहे हैं, लेकिन जो कीनियन जर्नलिस्ट हैं वो बहुत शिद्दत से इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि गाड़ी को 9 बुलेट्स लगी हैं, और उन 9 बुलेट्स में से एक बुलेट जो है वो अरशद शरीफ भाई को हिट कर गई, जो उनकी शहादत का सबब बनी। अगर एक गोली होती तो इसे स्नाइपर शूट कहा जाता। ये 9 गोलियां हैं, ये टारगेट किलिंग है, और टारगेट किलिंग ऐसे नहीं होती। इसका मतलब ये है कि उनका टारगेट ही अरशद शरीफ भाई थे। कीनियन पुलिस के हवाले से कोई बात नहीं की जा सकती, क्योंकि सब इस पे बात कर चुके हैं वो कितनी करप्ट है। सवाल यहाँ उठता है हमारे सिस्टम का। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूँ। रेंटल पावर केस में कामरान फैसल का एक अंधा कत्ल, एक सरकारी ऑफिसर का। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में एक बड़े सरकारी ऑफिसर ने ख़ुदकुशी कर ली, और अब अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान में थे, हुकूमत बदली, खुलकर बोलने वालों में थे पीटीआई के हक़ में, सो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और कुछ ज़्यादा ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिसके बाद यूएई गए, और अब वहाँ दुबई में उन्हें जिन लोगों ने फॉलो किया, चेज़ किया, उस पर सब लोग बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने भी उन्हें कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, यानी दुबई हुकूमत ने, यूएई हुकूमत ने, अमारात हुकूमत है जो, और वहाँ रहने के भी मामलात हुए। लेकिन रूट उन्होंने क्यों चेंज किया, वो कीनिया क्यों गए, वहाँ किसने बुलाया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कीनिया की अगर लोकेशन को देखा जाए तो वहाँ पे रॉ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वहाँ पे एमक्यूएम के जो पाकिस्तान से मतलूब लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी सहावत का एक बहुत बड़ा नाम शाहीन सहबाई भी रहे हैं। सो क्या ऐसा कोई सर्कल था जिसने उन्हें कॉल की और उन्होंने ये श्योरिटी दी कि आप यहाँ आएंगे तो आप सेव रहेंगे, यानी उनको बज़ाहिर एक पॉजिटिव वे में एक सिक्योर जाल दिखाकर उन्हें उस जाल में फंसाया गया जो उनकी जान लेने का सबब बना। ऐसे बहुत से सवालात हैं जिन पर अभी देखने की ज़रूरत है। आज रात ज़राए ये बता रहे हैं कि किसी भी वक्त उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद पाकिस्तान रवाना कर दी जाएगी, जिसके बाद उनकी तदफीन होगी। लेकिन उससे पहले तक उनकी मिसेज़ ने जो अपील की सोशल मीडिया पे अपने ट्विटर के ज़रिए कि उनकी फ़ैमिली तस्वीरों को हिस्सा ना बनाया जाए और उनके दर्द को मज़ीद बढ़ाया ना जाए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे यहाँ ऐसे होता है, हम ज़ख्म कुरेदते हैं, हम मरहम रखने वाली कौम नहीं हैं। सो बहुत वाज़ेह हैं चीज़ें इस केस में, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नज़दीक बोलना इन अ सेंस कि ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी वक्त है कि हम उनकी तदफीन करें बतौर मुसलमान। ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनके सफ़र आखिरत में शामिल हों, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो उनकी गुनाहों की बख्शिश का सबब बने, वसीला बने, और हम जितनी दुआ कर सकते हैं, फ़ातिहा कर सकते हैं, हम उनके लिए करें।
اب اس وقت وہ اسٹیج پر ہیں جہاں انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اب وہ پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی کے جھگڑے سے باہر آ چکے ہیں۔ بہت سینئر، بہت پڑھے لکھے، مدبر شخصیت۔ ایک ملاقات صرف ان سے اسلام آباد کے ایک ریستوران میں، جس میں بہت نپے تلے انداز میں انہوں نے گفتگو کی، اور اس کے علاوہ انہیں اسکرین پر دیکھا ہمیشہ۔ لیکن جاتے جاتے یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں مفادات بڑوں کے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ان میں جان چھوٹوں کو دینا پڑتی ہے۔ میں بہت ساری ملامتیں، بہت سارے فیزز لائف کے دیکھنے کے بعد اس ایج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس ملک میں، مملکت خداداد پاکستان میں، اگر آپ نے اپنی زندگی کو، اپنی فیملی کی زندگی کو سیکیورٹی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ گزارنا ہے تو پھر کسی کے ساتھ بھی اتنا ہی رہیے کہ آپ بھی برداشت کر سکیں اور آپ کا خاندان بھی، کیونکہ جب آپ ان کے درمیان ہیں تب ہی سب کچھ ہے۔ ہم سب لوگ بول کر چپ ہو جائیں گے، ہم سب لوگ ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہیں گے، ہم سب اس میں شریف فیملی کو بھی برا بھلا کہیں گے اور قاتلوں کو انصاف دلوانے کی بات بھی کریں گے، لیکن میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا آج تک قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کا پتہ چل سکا کہ کراچی کی اس روڈ پر کس نے ان کی ایمبولنس کو بے آسرا و بے مددگار چھوڑا تھا؟ فاطمہ جناح کے قاتلوں کا پتہ چل سکا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا فیصلہ ہو سکا؟ بے نظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کا پتہ چل سکا؟ نہیں، آج تک نہیں پتہ چل سکا۔ اس کے ساتھ کچھ اور نام میں نے لیے، آپ تک پہنچے۔ یہ گمنام گولیاں ہمیشہ اسی طرح پیچھا کرتی ہیں۔ بہت سی مغفرت اور دعا ابتدا میں چند باتیں کر دی ہیں، وہی حتمی باتیں ہیں، اور 4 دن بعد، 10 دن بعد، جب بھی آپ دیکھیے گا کہ اس واقعے کو سائیڈ پہ کرنے کے لیے کوئی ایک نئی ایسی سٹوری بنا دی جائے گی کہ یہ سارا واقعہ پس پش چلا جائے گا۔ یہ ہمارا اصل چہرہ ہے اور ہمیں اسی کے ساتھ زندہ رہنا ہے، کیونکہ ہم میں وہ جرمز ہی نہیں ہے، وہ جراثیم ہی نہیں ہے جنہیں غیرت نامی جراثیم کہتے ہیں، جو قوموں کو قوم بناتے ہیں، جو معاشروں کو معاشرے بناتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ آج ایک انڈین UK کا وزیر اعظم بن چکا ہے۔ بطور پاکستانی یہ ہمارے لیے سر جھکانے کا مقام ہے، لیکن ہم نہیں جھکائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔